और इसी के पास है डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहीं से जो है मंगलयान और चंद्रयान दोनों लॉन्च हुए थे। और कच्ची रोटियां 4। सभी को सुप्रभात। आज भोपाल से कन्याकुमारी के लिए मैं निकला था कल। आज दूसरा दिन है और सुबह के बज रहे हैं लगभग 9। काफ़ी समय बाद उठा मैं, क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट सोया था और नाश्ता वगैरह हो गया। माताश्री ने गुजिया दी थी और मेरी बहन की सासू माँ ने लड्डू दिए थे, तो मैंने दोनों पैक कर लिए थे और अपने बैग में डाल लिए थे। रास्ते के लिए अच्छा होता है कि थोड़ा बहुत नाश्ता घर से हो तो अच्छा है, तो पेट भर जाता है और शुद्ध रहता है मेन। क्योंकि यहाँ के अगर आप पैकेट वाले खाना खाएंगे, जो कि मैं ज़्यादातर खाता रहता हूँ, तो एक तो महंगे होते हैं, ऊपर से तेल नमक ज़्यादा रहता है, तो नुकसानदायक होता है। अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना जस्ट 15 मिनट पहले गुजरा था। अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आज से तकरीबन 7 साल पहले एक साथ थे और भारत में भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था। श्री राम मल्लू काफ़ी दिन तक अनशन करते रहे कि भाषा के आधार पे हमें एक अलग राज्य दिया जाए। जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो उन्होंने फिर अनशन शुरू कर दिया कि हमें भाषा के आधार पे अलग राज्य होना चाहिए, हम लोग अलग भाषा के आधार पे हमारी एथनिसिटी है वो अलग है, वगैरह वगैरह। तो हमें अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। खैर, शुरू में नेहरू जी इस बात पे अड़िग रहे कि भारत जो है सभी राज्यों के साथ मिल के रहे, चाहे वो भाषा के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, अलग एथनिसिटी के आधार पे हो, हम लोग एक रहें। और जो कोशिश उनकी यही थी कि अगर हम धीरे धीरे भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे अलग होते हैं तो भविष्य में आके हमें परेशानी हो सकती है। परंतु कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि चाहते थे कि भाई हमें थोड़ा सा स्पेस मिले, थोड़ा सा एक तरह से बोला जाए कि अलग से पहचान मिले। तो इसके आधार पे हमारे संविधान में भी ये एक तरह से लिखित रूप से है कि भाई हम अपने भाषा का, हम अपनी संस्कृति का अलग से संरक्षण कर सकते हैं। चाहे आप आर्टिकल 29 ले लें, 30 ले लें, ये स्पेशली बताया गया है कि भाषा के आधार पे हम एक तरह से अपनी एथनिसिटी या अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो प्रथम राज्य बना आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश बन गया था भाषा के आधार पे। मगर धीरे धीरे तेलंगाना वाले भी कोशिश कर रहे थे कि हम आंध्र प्रदेश से भी अलग हो जाएं, क्योंकि कोशिश उनकी यही थी कि हमारी भी एथनिसिटी, हमारा भी कल्चर, हमारा भी रहन सहन थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के निवासियों से अलग है। तो 2014 में 2 जून को वो आंध्र प्रदेश से भी अलग हो गए। तो इन दोनों का इतिहास हैदराबाद के निज़ाम से था। हैदराबाद जो थे खासकर तेलंगाना में ही निवास किया करते थे, और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत से मिलने के लिए वो तैयार नहीं थे। उनका ये मत था कि भारत से अगर हम मिल जाते हैं तो हमारी रॉयल्टी चली जाएगी। तो वो कोशिश में ये था कि भाई हम पाकिस्तान से मिले और पाकिस्तान से किसी तरह से हथियार वगैरह और बाकी चीज़ें वो वहाँ से चुपचाप मंगा रहे थे गोवा के थ्रू, क्योंकि गोवा उस वक्त पुर्तगालियों के अधीन था। 1961 में वो आज़ाद हुआ था और उस वक्त भारत जो था नया नया, मतलब के पास ज़्यादा, भारत के पास उतनी शक्ति नहीं थी। कुछ पैसा यानी लगभग 35% पैसा पाकिस्तान को भिजवा दिया गया था। जबकि जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना के बीच में थोड़ा तकरार इस विषय में आ गया था कि भारत जब आज़ाद हो रहा है तो 2 राष्ट्र क्यों बने, जबकि माउंटबेटन तो ये कोशिश में थे कि 2 राज्यों को अलग कर दिया जाए और 2 राष्ट्र बन जाएं। धर्म के आधार पे पाकिस्तान बना और धर्मनिरपेक्ष भारत बन गया था। खैर, फ़िलहाल मैं रेलवेज़ में हूँ और ट्रेन में हूँ। तो अगर ट्रेन को देखा जाए तो एक तरह से डिफरेंट कल्चर हो, डिफरेंट धर्म हो, एथनिसिटी हो, ट्रेडिशन हो, ये ट्रेन सबको एक करती है। आप किसी भी जगह से बिलोंग करते हो, आप अगर चाहते हैं थोड़ी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ तो आप एसी कोच में बैठ जाते हैं, थोड़ी सी मिडिल क्लास वाली फैसिलिटीज़ चाहिए तो मेरे जैसे स्लीपर में बैठ जाते हैं, और अगर आप ज़्यादा पैसा बचाना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी भी है। भारत में अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर ट्रेन जो हैं वो 3 कैटेगरीज में ही चलती हैं, जनरल और मिडिल के लिए
स्लीपर कोचेस और थोड़ा सा जिसके पास पैसा अधिक है वो एसी में ही ट्रैवल करना पसंद करते हैं। कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो कंप्लीट एसी हैं, जैसे कि आप शताब्दी ले लें, राजधानी ले लें, उसमें आप स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस नहीं पाएंगे। वो समय भी एक तरह से बचाती है, बट भारत सरकार कोशिश ये करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिल सकें, इसलिए ज़्यादा ट्रेनें जो होती हैं वो स्लीपर कोचेस और जनरल कोचेस लेके चलती हैं, क्योंकि भारत में लगभग मिडिल क्लास जो है, मिडिल वर्ग है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अभी भी ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि स्लीपर कोचेस में चलें, थोड़ा पैसा बच जाएं ताकि फैमिलीज़ के लिए, परिवार के लिए थोड़ा समय बिता सकें, उनके लिए कुछ कपड़े या सामान खरीद सकें, क्योंकि उनकी कोशिश यही रहती है कि हमारा फ्यूचर जो है वो वेस्टर्न कल्चर से थोड़ा सा अलग है। मतलब कि हमारा जो कल्चर है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से हम देखते हैं कि 18-19 साल के बाद बच्चे माता पिता को छोड़ देते हैं और अपने ही धुन में लग जाते हैं कि भाई हमें कमाना है, हमें दबाना, हमें पिताजी माता से कोई मतलब नहीं रखना। बट भारत के कल्चर में आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, चाहे आप हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, ज्यूस हों यानी यहूदी, चाहे ज़ोरोएस्ट्रियंस हों, या आप नॉर्थ ईस्ट के आप देखें तो वहाँ पे कई सारे ट्राइब्स हैं जो डिफरेंट है, चाहे नागा हो, मीज़ो हो, ग्वारो हो, खासी हो, तो वहाँ पे सब अलग अलग हैं। बट कोशिश यही रहती है कि वो फैमिली में रहें, फैमिली बहुत मैटर करता है और ये ट्रेन जो है वो हमें यही सिखाती है कि हम एक तरह से एक परिवार हैं। तो होप ये मेरा दूसरा दिन है। अभी नाश्ता वगैरह तो सुबह हो गया है, खाना का समय लगभग 11-12 बजे होगा। वेंडर्स यहाँ पे घूम रहे हैं, थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगा, देखते हैं आज खाना दोपहर का कैसा रहता है, क्योंकि कल मैं सुबह निकल गया था 10-11 बजे, तो सुबह मैं खाना नहीं खाया था, यानी दोपहर का खाना, लंच आप बोल सकते हैं। तो फिर डिनर हुआ रात को, चावल खाया था, बिरयानी थी, चावल हल्के से कच्चे थे, बट हो गया, पेट भर गया। सन 1500 भारत, दिल्ली पे तुगलक के बाद सैयद वंश का शासन चल रहा था और दक्षिण भारत राज्य में खासकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विजयनगर साम्राज्य का शासन था। उस वक्त कृष्णा और गोदावरी दोआब पे इतना धन इकट्ठा होता था कि अगर दिल्ली सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य को अगर मिला लिया जाए तो लगभग 60 से 70% एरिया उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्र में पड़ता है और सिर्फ 30 से 35% आपके तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में पड़ता है। लेकिन टैक्स के रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए उस वक्त 30 से 40% अकेले ये 3 राज्य ही इकट्ठा कर लिए गए थे। तो इसीलिए आगे चल के जब बाबर ने आक्रमण किया, भारत के उत्तरी क्षेत्रों को जीता, उस वक्त भारत में कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। 7 से 8 लाख पैदल सैनिक लेके चला करते थे। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज विजयनगर साम्राज्य यानी दक्षिण भारत के राज्यों में ही बसा करती। तो अपने बाबरनामे में लिखते हैं कि इस देश में कोई शक्तिशाली राजा है तो वो है कृष्णदेव राय। और असल में ये सत्य भी था, क्योंकि उस वक्त 25 से 30 हज़ार की फ़ौज बाबर की अगर 7 लाख सैनिकों से भिड़ती तो रिज़ल्ट क्या होता वो तो आप जानते ही हैं। और ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये लगभग पूरे चावल के खेत हैं। मध्य भारत और उत्तर भारत में जो मेन डिश होती है भोजन की थाली की वो अक्सर होती है रोटी, लेकिन दक्षिण भारत के अगर राज्यों को देखा जाए तो मेन डिश होती है चावल। अगर कुछ भी खाना हो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, चावल से खाते हैं। और उत्तर या मध्य भारत के जो राज्य हैं वो रोटी ज़रूर अपने डिश में रखते हैं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। इसलिए ज़्यादातर आप खेत वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे चावल के धान वगैरह यानी चावल के जो बीज हैं वो ज़्यादा आप पाएंगे इन कंपैरिजन टू मध्य भारत और उत्तर भारत। अच्छा, एक फैक्ट है कि अयोध्या अगर जो उत्तर प्रदेश में है और साउथ कोरिया में एक छोटा सा रिलेशनशिप है कि सूरीनाम नाम की रानी यहाँ से अयोध्या से गई हुई थी साउथ कोरिया शादी करने के लिए। वहाँ के राजा के सुरु नाम के राजा थे, उनसे शादी की। बट एक थ्योरी ये भी कहती है कि एक्चुअल में अयोध्या नाम के एक छोटे से राज्य जो कि तमिलनाडु में पड़ता है वो वहाँ की रहने वाली थी। अब अगर आप साउथ कोरिया अगर घूमने जाते हैं तो साउथ कोरिया में आप ये पाएंगे कि वहाँ के कुछ शब्द जैसे कि अम्मा,
अन्ना, जैसे कि पिताजी माताजी आप कहते हैं, तो वो वहाँ के शब्दों से मेल खाता है। दूसरी चीज़ ये है कि साउथ कोरिया की जो डिशेज़ रहती हैं, जो मेन डिशेज़, मेन कोर्स होता है, वो चावल से ज़्यादा रिलेटेड करती हैं, ना कि रोटी से ज़्यादा। तीसरी चीज़ ये है कि जो पहनावा है, आप साउथ के स्टेट्स में पाएंगे, इंडिया के स्टेट में, वो सफ़ेद कपड़े ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है। लेकिन वही चीज़ अगर साउथ कोरिया में जाते हैं तो वहाँ ठंड पड़ती है, इसके बावजूद वहाँ के लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। वहाँ पे आप ये देखेंगे कि सिस्टर सिटी जो है, अभी फर्स्ट लेडी जो साउथ कोरिया की थी, वो आई हुई थी अयोध्या में, यूपी में, तो उन्होंने सिस्टर सिटी का दर्जा दिया हुआ था अयोध्या को। बट एक थ्योरी ये भी कहती है कि जो चीज़ें ज़्यादा रिलेटेड हैं वो साउथ इंडिया के स्टेट तमिलनाडु, केरला से ज़्यादा रिलेटेड हैं, ना कि यूपी के। खैर ये थ्योरी है। दोपहर के बज रहे हैं 1 और हम लोग आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िले के पास पहुंचने वाले हैं। नेल्लोर एक्चुअली बे ऑफ बंगाल, जो खाड़ी है बे ऑफ बंगाल की, वहाँ पे है। और अभी मैंने भोजन ऑर्डर किया था, अंडा बिरयानी। देखते हैं कैसा है। दो अंडे हैं और चावल। वैसे ये ट्रेन मध्य प्रदेश निकलती है और महाराष्ट्र होके आती है, तेलंगाना होते हुए आंध्र प्रदेश। लेकिन कल रात को मैं सो गया यार, महाराष्ट्र कब निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा, यहाँ पे चावल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे मैं पहले बता रहा था कि साउथ इंडियन स्टेट्स में चावल मेन कोर्स होता है और चावल को ही सेंटर में रख के बाकी डिश बनाई जाती है। तो मुझे भी वेज में यही ऑप्शन था, और चिकन बिरयानी और वेज बिरयानी और अंडा बिरयानी। तो मैंने कल रात को वेज बिरयानी खाई थी और अब अंडा बिरयानी। मैं हूँ इस वक्त नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है पुलिकट झील। जो मेरे पीछे आप जो झील देख रहे हैं, ये एक्चुअली खारे पानी की भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है और इसी के पास है डॉक्टर सतीश धवन स्पेस सेंटर। यहीं से जो है मंगलयान और चंद्रयान दोनों लॉन्च हुए थे। और यहाँ से अगर स्पेस शटल अगर गुजरता, खैर आज तो बादल छाए हुए हैं, तो आपको दिख जाता। वेलकम टू तमिलनाडु। और तमिलनाडु में फ़िलहाल अभी पानी बरस रहा है। दक्षिण भारत के राज्यों की टेम्परेचर की बात की जाए तो मध्य भारत और उत्तर भारत के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है। तो अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीने के छोड़ के अगर आप बाकी महीनों में यहाँ पे आते हैं तो गर्मी के कपड़े लेके आएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर यहाँ पे देखा जाता है दिसंबर जनवरी में। तब भी कम से कम यहाँ पे 15 से 18 डिग्री रहता है, इससे नीचे नहीं जाता। अभी भी फ़िलहाल यहाँ पानी गिर रहा है और सितंबर का महीना चल रहा है। तो मैं ट्रेन में हूँ और ट्रेन लगभग 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार चल रही है और हवा काफ़ी तेज़ से खिड़की से डायरेक्ट आ रही है। फिर भी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है 22 डिग्री और मैं फ़िलहाल चेन्नई के पास पहुँचने वाला हूँ। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे गर्मी कितनी रहती होगी। तो हाँ, मध्य भारत और उत्तर भारत के ही लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो लोकल रहते हैं उनको ज़्यादा असर नहीं करती, क्योंकि वो यहाँ पे फ़िलहाल वो अडॉप्ट कर चुके हैं। चेन्नई में आपका स्वागत है। फ़िलहाल मैं हूँ सेंट थॉमस माउंट के पास। एक्चुअली सेंट थॉमस द अपोस्टल के नाम से जाने जाते थे। जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के बाद TV news या which channel? आप विजिट हिंदी चैनल। What is your name? शिवांशु सिंह। You come from which place? आई एम कम फ्रॉम भोपाल। In which place are you going? आई एम गोइंग फॉर कन्याकुमारी। This is your purpose? या आई एम जस्ट विजिटिंग each and every places. We take in India, we could go to there. या Yes, okay. Now we come to Sri Lanka. एक्चुअली क्या है कि इनके पास खास इनकम होता नहीं है। ये ट्रांसजेंडर होते हैं, LGBTQ कम्युनिटी के, और ज़्यादातर ट्रेन्स में या फिर आप बड़ी बड़ी सिटियों में ये कुछ पैसे इकट्ठा करते हैं दूसरों से मांग के। सरकार इनके लिए बहुत सारी
काम कर रही है, बट आप जानती हैं कि भारत में काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गारी है। ऑलरेडी कई सारे टॉपर्स आज भी चपरासी के लिए फॉर्म भरते हैं। खैर, अब आती है बात कि मैं सेंट थॉमस की बात कर रहा था। तो जहाँ तक है, जीसस क्राइस्ट के कुल 12 अनुयायी थे, उनमें से 3 एक सेंट थॉमस इंडिया आए थे और वो आए थे केरला में, और केरला से फिर वो चलते चलते पहुंच गए थे चेन्नई, और चेन्नई में फिर बाद में उनकी हत्या कर दी जाती है। जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी उसे सेंट थॉमस माउंट कहा जाता है, और उनको एक्चुअली बुलाया था सेंट थॉमस द अपोस्टल। और यहीं पे फ़िलहाल एक कैथीड्रल है। दुनिया में कुल मिला के 3 ही ऐसे कैथीड्रल हैं एक्चुअली, जो कि जीसस क्राइस्ट के अनुयायियों के ऊपर बनाए गए थे। फ़िलहाल अभी बज रहे हैं 7:05 और मैं विल्लुपुरम जंक्शन में हूँ, तमिलनाडु के। जैसे कि मैंने बताया था कि चावल जो है सदर्न स्टेट्स इंडिया के बहुत लोग खाते हैं, तो सेंटर वही रहता है। तो मुझे भी ऑप्शन में चावल ही मिल रहा था। कल रात को मैंने वेज बिरयानी खाई थी, मतलब चावल, और दोपहर को मैं अंडा बिरयानी खाई थी, मतलब चावल, और शाम को भी चावल ही मिल रहा था, सेम ऑप्शन। तो वेंडर्स बाहर घूम रहे थे, तो रोटी मिल गई मुझे 40 रुपये में 4 रोटियाँ, जो कि आधी कच्ची हैं, कच्ची रोटी खा रहे हैं। और सब्ज़ी देखता हूँ क्या है इसमें। ये है मिस्टर जोशुआ, नॉटी बॉय। नॉटी बॉय। तो सब्ज़ी में पानी और कच्ची रोटियाँ 4। तो अगर जिसको पेट ख़राब करना हो तो खा लें, मुझे तो पेट नहीं ख़राब करना, इसलिए मैं नहीं खा रहा हूँ। 40 रुपये का नुकसान हो गया। तो इसे बाहर रख देता हूँ, तो शायद जो बाहर स्ट्रे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, वो खा लें तो उनका पेट कम से कम भर जाएगा। मेरा तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा मजबूत होता है, मेरा नहीं है। खैर, थोड़ी देर में और भी वेंडर्स आएंगे, तो उनके पास से मुझे बिस्किट्स वगैरह मिल जाएंगी। और समोसे वाले जो IRCTC के होते हैं वो ठीक रहते हैं। ये नकली वाले IRCTC वाले थे जो बाहर घूमते रहते हैं रेलवे स्टेशन बाहर, और यहाँ पे आके बॉक्स में IRCTC लिख देते हैं और ख़राब खाना देते हैं, और तो उनसे ना लें तो बेहतर है। खैर, रात को मैं सो जाऊँगा खा के। तो मिलते हैं सीधे कन्याकुमारी में, क्योंकि सुबह के तकरीबन 4:45 पे ट्रेन पहुँचेगी कन्याकुमारी। सीधे कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो गुड नाइट, टेक केयर।